हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो पार्ट 2 हमारा आज हम देखेंगे और मेन पॉइंट जो है केवल 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी भले ही कम है क्वेश्चन की, लेकिन क्वालिटी जो है आपको बहुत अच्छी यहाँ देखने को मिलेगी। एकदम अच्छे से हम जो है हमारे 10 क्वेश्चंस को तैयार करेंगे और उससे रिलेटेड जो अभी तक का पूछा गया है तो उसे भी साथ में रिवाइज करते हुए चलेंगे। 4 के 4 ऑप्शंस को हम अपना देखेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे से हम 10 क्वेश्चन जो है अपना बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, मेनली आप लोगों को भी जो है क्वांटिटी से पहले क्वालिटी को प्रीफर करना चाहिए, मेरा ये मानना है। एक बहुत अच्छा रिवीजन मैं आप लोगों का यहाँ से कराऊंगी। ठीक है, तो बाकी जो न्यू है चैनल पे तो उन्हें एक बार क्लियर कराती हूँ कि मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ एक चलाई हुई है, जिसमें मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसमें से मेनली अभी जो उत्तराखंड का पोर्शन है उससे अभी सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो हम पेपर देख रहे थे ROA का जो पेपर कंडक्ट कराया गया था 2024 में, इसका पार्ट 1 जो है वो अपलोडेड है चैनल पे और ये जो है पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, जिसने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। और बाकी अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर में। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी हुआ, तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा हम देखते हैं। तो ठीक है, देखो बाकी 21 यहाँ पे नंबर लगा हुआ है क्योंकि 20 क्वेश्चन हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और 21 से 30 तक का आज हम देखेंगे। बाकी फिर कुछ और क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं लगभग 12-13 के, तो उसको कल जो है मैं एक और लेक्चर इसका बनाऊंगी पार्ट 3, उसमें अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है। गांधी जी के आदेश पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धराशर नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन थे। ठीक है, ये हमसे पूछा है। बाकी कल के पेपर में भी हमने इसी टॉपिक से, ठीक है, यानी कि जो नमक आंदोलन जो था इससे ही रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हमने सॉल्व करा था। तो एक ही पेपर में यहाँ से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खुद में ये हो जाता है। तो चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो हम जैसे पढ़ते हैं हिस्ट्री में क्या कि दांडी मार्च एक होता है, या इसे ही हम क्या कहते हैं, नमक कानून आंदोलन इसे हम कहते हैं। कब होता है तो 12 मार्च 1930 में ये आंदोलन होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है तो जो गांधी जी है वो क्या करते हैं, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक का पैदल यात्रा एक निकालते हैं। और टोटल की बात करी जाए कि टोटल कितने इसमें डेलीगेट्स भाग लेते हैं तो टोटल 78 जो हमारे सत्याग्राही हैं, ठीक है, वो इसमें भाग लेते हैं। और बात करी जाए कि उत्तराखंड से कितने हैं तो यही ठीक है मेन इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड से कितने भाग लेते हैं। तो 3 उत्तराखंड से भाग लेते हैं। कौन कौन 3 लेते हैं तो ऑप्शन में हमें गिवन है। एक लेते हैं हमारे भैरव दत्त जोशी, ठीक है, फिर एक हमारे लेते हैं कौन, वीर खड़ग बहादुर लेते हैं, और एक हमारे लेते हैं ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, 78 टोटल लेते हैं। 78 में से 3 उत्तराखंड से लेते हैं, भैरव दत्त जोशी, वीर खड़ग बहादुर और ज्योतिराम कांडपाल। ठीक हो गया, इन तीनों ने तो कहाँ से ले लिया, उत्तराखंड से ले लिया। बाकी बात करें आंदोलन की तो 12 मार्च 1930 में ये शुरू होता है। तो ख़त्म कब होता है, दांडी कब पहुँचेंगे तो 5 अप्रैल 1930 को क्या है, गांधी जी कहाँ पहुँच जाते हैं, दांडी पहुँच जाते हैं। और टोटल 24 दिनों का क्या है ये हमारा आंदोलन रहता है, साबरमती से दांडी तक पहुँचने तक का। और वहीं बात करी जाए कितने मील यात्रा इन्होंने करी तो 241 मील की जो यात्रा है ये कवर करते हैं। ठीक है, फिर होता क्या है कि 5 को पहुंचे तो 6 अप्रैल 1930 को ही जो गांधी जी है वो खुद नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। और जो फिर क्या करते हैं, वहीं से ही 1930 में किसकी घोषणा करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। किसकी करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कौन, गांधी जी। अब इसी बीच होता क्या है ना, तो जो क्वेश्चन है उसमें चलो अब आते हैं। तो धराशर, ठीक है, धराशर एक जगह है, कहाँ है, गुजरात में है। तो जो धराशर का जो नमक डिपो है, ठीक है, इसमें सरोजनी नायडू के नेतृत्व में क्या होता है, एक धरना प्रदर्शन दिया जाता है। तो जिसमें उत्तराखंड की कौन भाग लेते हैं तो ये ही हमारा क्वेश्चन है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कौन भाग लेते हैं तो हमारे ज्योतिराम कांडपाल भाग लेते हैं। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल भाग लेते हैं इस धरना प्रदर्शन में। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही हो जाता है। बात कर रहा है किसकी, क्वेश्चन को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। गुजरात के धराशर नामक स्थान पर धरना देने में कौन एकमात्र, ठीक है, धरने में एकमात्र ज्योति कांडपाल ने भाग लिया। लेकिन इस जो दांडी मार्च था उसमें उत्तराखंड के 3 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, तो क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ना है, फिर उसका आंसर टिक करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी हमने देख लिया। बाकी हम और क्या यहाँ से देख सकते हैं, अगर हाँ तो कल हमने यहाँ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन करा था कि ज्योतिराम कांडपाल ही क्या करते हैं, जो देघाट में किसकी स्थापना करते हैं, उद्योग मंदिर आश्रम, उद्योग मंदिर आश्रम इनके द्वारा जो है बनाया जाता है देघाट में। ठीक है, कल करा था ना ये क्वेश्चन, कल यही पूछा हुआ था पेपर में, कहाँ बनता है देघाट, देघाट कहाँ है तो अल्मोड़ा में आ जाता है। ठीक है, और अगर बात करें कि कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं को के लिख दूँ, कुमाऊं में कौन करता है नेतृत्व नमक सत्याग्रह का, तो कुमाऊं में करते हैं हमारे जीबी पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी करते हैं। और वहीं बात करी जाए गढ़वाल में जो है इसका नेतृत्व कौन करते हैं तो प्रताप सिंह नेगी करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, प्रताप सिंह
नेगी करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाकी इतना ही है हमारा ये क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे से हमने इसे देखा, याद करेंगे 3 नाम। और धन्य के बारे में पूछे तो एकमात्र ने करा था ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में। तो ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन हमारा है, कुमाऊं में धान की रोपाई। ठीक है, धान की रोपाई के साथ किस लोकगीत का संबंध है, यानी कि धान की रोपाई के समय में कौन सा हमारा एक लोकगीत है जो उत्तराखंड में गाया जाता है, ये हमसे पूछा है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन जो हमारे गिवन है वो देख लेते हैं। बात करें झोड़ा की, तो झोड़ा मेनली कहाँ गाया जाता है, तो जो कुमाऊं का क्षेत्र है वहाँ गाया जाता है। और कब इसे गाते हैं, तो माघ महीने में इसे मेनली गाया जाता है। ठीक है, माघ महीने में मेनली इसे गाया जाता है। और ये क्या है, एक समूह नृत्य गीत है। कैसा है, तो समूह नृत्य गीत है। कौन, झोड़ा नृत्य गीत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हमारा ये रहा। बाकी भगनौल की अगर बात करें तो भगनौल भी कुमाऊं क्षेत्र में मेनली गाया जाता है। और कहाँ इसे गाते हैं, तो मेलों में इसे गाया जाता है। ठीक है, मेलों में ये मेनली तरीके से गाया जाता है। एक अनुभूति प्रधान गीत है। और चलो इसको भी देखो, न्योली भी साथ में ले लो। न्योली और जो भगनौल है ना, ये कैसे गीत हैं, तो अनुभूति प्रधान गीत है। ठीक है, कैसे हैं, अनुभूति प्रधान गीत है। और एक पॉइंट क्या हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रेमी, ठीक है, अपनी प्रेमिका की याद में इन्हें गाता है। ठीक है, प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में जो है, की याद में इसे गाता है। ठीक है, न्योली हो गया और भगनौल हो गया। और भगनौल जो है मेनली मेलों में गाया जाता है। और लास्ट हमारा बचता है हुड़किया बोल। तो हुड़किया बोल क्या है, तो इसी का संबंध किससे है, कृषि से है। कृषि संबंधी ये एक गीत है। और किस टाइम पे गाया जाता है, तो खरीफ की जो फसल है, कौन सी है खरीफ की फसल, धान। तो खरीफ की फसल की रुपाई के समय, रुपाई होती है ना फसल की रुपाई। ठीक है, यानी कि जो रुपाई लगती है उस टाइम पे गाते हैं ना, हुड़के के साथ बजाते हुए गीत गाते हैं। और गीत गाते गाते जो है धान के पौधों को रोपते हैं। तो उसी से संबंधित है हमारा हुड़किया बोल गीत। तो यही हमसे पूछा हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, हुड़किया बोल गीत, जो कि धान की रुपाई के साथ गाए जाने वाला एक लोकगीत है। और कहाँ गाया जाता है मेनली, तो कुमाऊं क्षेत्र में इसे गाया जाता है। ठीक है, अब बात करें कुछ एक्स्ट्रा हमारे देख लेते हैं। तो जैसे एक इंपॉर्टेंट हमसे पूछता है कि पट गीत क्या है। पट गीत आपसे पूछे तो ये कैसा गीत है, एक उपदेशात्मक, ठीक है, उपदेशात्मक गीत है। कौन सा, पट गीत उपदेशात्मक एक गीत है। और वहीं आपसे एक पूछे कि चुरा गीत कैसा है। चुरा गीत आपसे पूछे तो चुरा गीत क्या होता है, कि जो हमारे वृद्ध भेड़ पालक होते हैं, यानी कि जो बड़े भेड़ चराने वाले जो चारवाहा होते हैं, चरवाहा जो होते हैं, वो क्या करते हैं, चरवाह द्वारा जो युवा, यानी कि जो अभी नए नए हैं भेड़ चराने में, युवा चरवाहों को सीख दी जाती है। ठीक है, को सीख दी जाती है किसमें, चुरा गीत में। और पट गीत क्या था, एक उपदेशात्मक गीत था। और चुरा गीत क्या है, तो वृद्ध जो हमारे भेड़ चरवाह है उनके द्वारा युवा चरवाहों को क्या दी जाती है, सीख इसमें दी जाती है। और यहीं से चलो एक और देखते हैं कि सदैई होता है ना एक गीत, सदैई। तो मेनली कहाँ इसे गाया जाता है, तो गढ़वाल में। और किस वस्तु का ये गीत है, तो भाई बहन का प्रेम इसमें क्या है, झलकता है। ठीक है, भाई बहन का प्रेम, भाई बहन का प्रेम। और चलो एक इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ और कवर करते हैं। हम पढ़ते हैं ना, एक सदैई बुक भी पढ़ते हैं। तो सदैई बुक किसने लिखी है, तो सदैई बुक कौन लिखते हैं, हमारे तारादत्त गैरोला। कौन लिखते हैं, तारादत्त गैरोला जी की बुक है। और ये पूछी हुई एक बुक है। ठीक है, एक PYQ ही है। सदैई पूछा है पहले आयोग ने। और कौन इसके राइटर है, तो तारादत्त गैरोला जो है सदैई बुक के हमारे राइटर है। ठीक है, और कुछ और देख सकते हैं हम यहाँ से। अगर बात करें बैर गीत एक होता है ना, ये भी पूछता है। तो अगर आपसे पूछे बैर गीत क्या है, तो बैर गीत कैसा है, एक तर्क प्रधान है। या इसे हम क्या कह सकते हैं कि वाद विवाद गीत है, यानी कि वाद विवाद इसमें हमें देखने को मिलता है, वाद विवाद गीत है। ठीक है, कौन सा, बैर गीत। वाद विवाद गीत होता है। और क्या है, या तर्क प्रधान आपसे कहें तो वो कौन सा गीत हो जाएगा, बैर गीत हमारा होता है। फिर एक होता है ना छपेली गीत होता है, छपेली भी इंपॉर्टेंट है। छपेली गीत आपसे पूछे तो ये कैसा है, मेनली कुमाऊं क्षेत्र में इसे गाया जाता है। और कैसा है, एक नृत्य गीत है। ठीक है, कैसा है, एक प्रसिद्ध नृत्य गीत है। कौन सा, हमारा छपेली गीत। ठीक है, याद रखोगे ना, इंपॉर्टेंट ही है ये सारे। पट गीत बोले उपदेशात्मक, चुरा तो वृद्ध जो भेड़ हमारे चरवाह होते हैं उनके द्वारा जो युवा चरवाह है उन्हें सीख दी जाती है। सदैई गढ़वाल में जो भाई बहन के प्रेम की जो है इसकी एक वस्तु है सदैई गीत का। और
बात करें सदैव बुक किसने लिखी हुई है, तो तारादत्त गैरोला जी की ये बुक है। और बैर गीत किसे क्या है, मतलब एक तर्क प्रधान गीत है, इसमें वाद विवाद होता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में। छपेली की बात करें कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है और कैसा है, एक नृत्य गीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 23वां। तो निम्नांकित में से कौन पंच केदारों में शामिल नहीं है, ठीक है। 5 केदार हमारे होते हैं ना, तो 5 केदारों को देखिए। बात करें अगर प्रथम केदार की, ठीक है, प्रथम केदार हमारा कौन सा है, तो केदारनाथ है। प्रथम के कौन सा है, केदारनाथ है। राइटिंग थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है, तो केदारनाथ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो वन पर्व में इसे क्या कहा गया है, वन पर्व किसका जो है भाग है, महाभारत का है ना, तो वन पर्व में क्या कहा गया है, भृंगतुंग, ठीक है। अगर आपसे पूछे केदारनाथ का पुराना नाम क्या है, तो भृंगतुंग आप लोग कहेंगे। बाकी केदारनाथ जो है हमारे 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से क्या है, एक हमारा केदारनाथ भी है। और यहाँ जो है शिव भगवान के किस भाग की पूजा करी जाती है, तो शिव के पिछले भाग की पूजा करी जाती है, ठीक है। किस भाग की, तो पिछले भाग की पूजा करी जाती है केदारनाथ में, ठीक है। और वहीं अगर आपसे बात करें इसकी ऊंचाई की, कितनी ऊंचाई इसकी है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बने ऊंचाई से, तो ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी हमारी 3584 मीटर जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। बाकी ब्रह्म कमल जो है चढ़ा करके शिव भगवान की पूजा करी जाती है। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन बना था ना कि ब्रह्म कमल से किस मंदिर में पूजा करी जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, केदारनाथ है। और वहीं अगर बात करी जाए इसके जीर्णोद्धार की, तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करा जाता है, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा करा जाता है। किसके द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार करा जाता है। और आपको पता होगा इनकी जो समाधि स्थल है, ठीक है, यानी इनकी समाधि स्थल भी कहाँ है, तो केदारनाथ में है। कब ये अपना देह त्याग करते हैं, तो 820 ईस्वी में क्या करा था, इन्होंने जो है अपना देह त्याग करा था। बाकी और क्या यहाँ से इंपोर्टेंट हो सकता है, अगर आपसे पूछे कि जो हाल ही का है ना कि करंट किस तरीके से, हाँ ठीक है, अगर आपसे बोले प्रतिमा, ठीक है, जो है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य है, तो इनकी प्रतिमा भी एक बनी है ना इनकी समाधि स्थल पे। तो इनकी प्रतिमा किसने बनाई है, तो योगी, एक मिनट, योगी से पहले अरुण लिखना पड़ेगा ना, किसने बनाई है, अरुण योगीराज, ठीक है, किसने बनाई है, अरुण योगीराज। इस तरीके का एक अभी जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें पूछा था ना, इन्होंने ही कौन सी भी बनाई है, तो राम मंदिर की मूर्ति भी किसके द्वारा बनाई गई है, अरुण योगीराज द्वारा ही बनाई गई है। और जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, ठीक है, कहाँ है, इनके समाधि स्थल पे है, केदारनाथ पे। तो ये मूर्ति भी किसके द्वारा बनाई गई है, तो अरुण योगीराज द्वारा जो है इनकी मूर्ति बनाई गई है। बाकी जो केदारनाथ है वो किस नदी के तट पे हमारा है, मंदाकिनी नदी के तट पे है। आपदा भी आती है ना, हम पढ़ते हैं केदारनाथ आपदा 16-17 जून की है 2013 की। अगर आपसे पूछे उस आपदा के टाइम पे जो है कितने दिन तक केदारनाथ पूजा बाधित रही थी, 86 दिन तक क्या होता है, पूजा जो है वो बाधित रहती है, कहाँ की, केदारनाथ की, ठीक है। सिर्फ पूजा बाधित लिख दे रही हूँ, समझ जाओगे ना। आपदा जब हमारी आई थी केदारनाथ आपदा, तो 86 दिन तक यहाँ क्या है, कोई भी पूजा मतलब बाधित रहती है केदारनाथ में। बाकी केदारनाथ का अगर आपसे बोले कि अंतिम स्टेशन कौन सा है, अंतिम स्टेशन कौन सा है, फिर वहाँ से जो है पैदल यात्रा शुरू हो जाती ना, तो अंतिम स्टेशन कौन सा हो जाएगा हमारा, गौरी कुंड है, ठीक है, गौरी कुंड अंतिम स्टेशन है। और ये कैसा है, एक गर्म जल कुंड है, कैसा है, गर्म जल कुंड है गौरी कुंड, ठीक है। और वहीं आपसे बोले कि इनका रक्षक देवता किसे माना जाता है, भगवान केदार का, तो भैरवनाथ को क्या है, रक्षक देवता माना जाता है। और शरद ऋतु, ठीक है, कौन सी ऋतु, सर्द ऋतु, यानी ठंडों के टाइम पे, क्योंकि ऊंचाई पे है तो वहाँ पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे रहना, तो सर्द ऋतु में क्या होता है, तो इनकी जो मूर्ति है, ठीक है, ऊखी मठ, ऊखी मठ कहाँ है, ऊखी मठ में मतलब कौन सा मंदिर है, ओंकारेश्वर एक मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर में क्या करी जाती है, ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है। तो इधर क्या है, जो हमारे केदारनाथ की पूजा करी जाती है शरद ऋतु में। बात करें इनकी पुजारी की, तो इनके पुजारी कहाँ के होते हैं, ठीक है, इनके पुजारियों की बात करी जाए तो पुजारी इनके कहाँ के होते हैं, रावल के होते हैं, ठीक है, रावल के इनके पुजारी होते हैं। मैसूर के जो है जंगम ब्राह्मण ये होते हैं, और पुजारियों को क्या कहा जाता है, रावल कहा जाता है। और इनका निवास स्थान कहाँ होता है, तो इनका पुजारियों का भी जो निवास स्थान है वो कहाँ होता है, ऊखी मठ में होता है, ठीक है। और आपसे बोले केदारनाथ मंदिर समिति, ये भी कहाँ है, केदारनाथ मंदिर समिति, आपसे बोले मंदिर समिति, तो ये भी कहाँ है, ऊखी मठ में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ऊखी मठ में हो जाएगा। और केदारनाथ में ही हमारे दो जो है उत्सव मनाए जाते हैं। तो एक है हमारा कौन सा, अन्नकूट उत्सव, अन्नकूट, या भतूज उत्सव, भतूज उत्सव, ठीक है। दोनों ही कहाँ मनाए जाते हैं, तो केदारनाथ में इसे मनाया जाता है, ठीक है। बाकी गौरीकुंड स्टेशन है लास्ट देख लिया। और वहीं आपसे बोले
और क्या यहाँ से हम देख सकते हैं? ठीक है, इतना ही है ना, तो इतना ही से रखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद द्वितीय केदार को देख लेते हैं। तो द्वितीय केदार की अगर बात करी जाए तो द्वितीय केदार किसे हम कहते हैं? मद महेश्वर नाथ को कहा जाता है, मद महेश्वर नाथ को द्वितीय केदार कहते हैं। और चौखंबा शिखर पे ये स्थित है, ठीक है। ये भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ भी रुद्रप्रयाग में था। और पांडव शिला, ठीक है, पांडव शैली में ये बना एक मंदिर है। और इधर क्या होता है कि भगवान के जो शिव भगवान है उनकी नाभि की पूजा करी जाती है। किसकी? नाभि की पूजा करी जाती है भगवान शिव की। कहाँ? तो द्वितीय केदार जो मदमहेश्वर नाथ है। और इसकी भी शीतकाल पूजा कहाँ होती है? तो ऊखी मठ में इसकी भी क्या है? शीतकाल पूजा होती है, ठीक है। शीतकाल पूजा आपसे बोले तो कहाँ होगी? जो मदमहेश्वर नाथ है इनकी भी कहाँ होती है? ऊखी मठ में होती है, ठीक है। ये तो हो गए द्वितीय केदार हमारे। बात करिए अब तृतीय केदार की, तो तृतीय केदार भी हमारे कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और तुंगनाथ मंदिर, ठीक है, इन्हें कहा जाता है हमारे तृतीय केदार। और ये किस पर्वत में हमारे हैं, यानी कि किस शिखर में है? पर्वत के कौन से शिखर में ये मंदिर स्थित है? तो चंद्रशिला पर्वत के शिखर पे क्या है? ये मंदिर हमारा स्थित है। और यहाँ क्या करा जाता है? तो भगवान शिव के क्या है? हाथ और भुजा, ठीक है, हाथ और भुजा जो है उस भाग की पूजा करी जाती है। और सबसे ज़्यादा हाइट में भी हमारा यही वाला मंदिर है ना। हाइट की इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें कितनी है? 3680 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। बाकी स्लाइड हो गई है ख़त्म, तो वेट करेंगे 2 मिनट। ऊपर खाली थी ना, उसी को ले लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तृतीय केदार देख रहे थे, तो तुंगनाथ मंदिर है तृतीय केदार हमारा। और चंद्रशिला पर्वत के शिखर पे स्थित है। भगवान शिव के हाथ और भुजा की पूजा यहाँ करी जाती है। और इसकी भी शीतकाल पूजा की बात करी जाए तो जो, ठीक है, तुंगनाथ की शीतकाल पूजा कहाँ होती है? तो मार्कंडेय मंदिर एक है। कहाँ है? मक्कू मठ में। कहाँ हो जाएगा? मक्कू मठ में, ठीक है। मक्कू मठ में इनकी जो है शीतकाल पूजा करी जाती है। और बाकी एक इंपॉर्टेंट इसी के पास में क्या देखने को मिलता है? रावण शिला। क्या है? एक रावण शिला है, ठीक है। तुंगनाथ के ही पास में है रावण शिला। और रावण शिला क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ बिना पूंछ वाले क्या हैं? चूहे पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए फेमस है। 3 केदार हमने देखे, कहाँ है 3 के 3? तो हमारे रुद्रप्रयाग में ये 3 थे, बाकी 2 और हमारे बचते हैं ना। तो बात करें अगर आपसे चतुर्थ केदार हमारा कौन सा है? तो चतुर्थ केदार है हमारा रुद्रनाथ का मंदिर, जो कि कहाँ है? चमोली में है, ठीक है। और ये क्यों इधर क्या होता है भगवान शिव के? तो रौद्र रूप, ठीक है, या मुख आप बोलो, तो इसकी पूजा करी जाती है भगवान शिव के, पूजा करी जाती है इसकी कहाँ? रुद्रनाथ में। और ये जो है ना, इसको पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। किस लिए फेमस है? तो पितृ तीर्थ किसे कहा जाता है? आपसे पूछे कौन से केदार को? तो रुद्रनाथ केदार को क्या कहा जाता है? पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। और इसकी शीतकाल पूजा की बात करी जाए, शीतकाल पूजा इसकी कहाँ होती है? तो गोपेश्वर मंदिर में होती है, ठीक है। गोपेश्वर मंदिर में क्या होती है? इसकी शीतकाल पूजा होती है। और ये जो है क्षेत्र ब्रह्म कमल के लिए क्या है? काफ़ी प्रसिद्ध है। बात करें अब हमारी लास्ट केदार की, तो वो कौन सा है? तो पंचम केदार हमारा लास्ट है। तो ये भी कहाँ हो जाएगा? हमारा चमोली में है। और कौन सा है? कल्पेश्वर नाथ। कौन सा केदार है? कल्पेश्वर नाथ है। और ठीक है, कल्पेश्वर नाथ है, उर्गम घाटी में हमारा ये है, ठीक है। चमोली की एक उर्गम घाटी है, तो वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। और ये एकमात्र ऐसा केदार है जिसके कपाट, ठीक है, कभी बंद नहीं होते हैं। कपाट क्या होता है? वर्ष भर खुले रहते हैं, वर्ष भर खुले रहते हैं, ठीक है। और एक यही केदार है, यहाँ से एक और फैक्ट की, एकमात्र ऐसा केदार जहाँ स्थानीय लोग क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। क्या होता है? स्थानीय लोग पुजारी यहाँ होते हैं, एकमात्र यही है। और ठीक है, कल्पेश्वर नाथ उर्गम घाटी, तो ठीक है, ये तो देखा नहीं कि किसकी पूजा होती है। तो यहाँ शिव भगवान के जटाओं की पूजा होती है। किसकी होती है? जटाओं की पूजा होती है शिव भगवान की, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इसे। पंचम केदार, कल्पेश्वर नाथ, उर्गम घाटी, याद रखोगे कपाट कभी इसके बंद नहीं होते। और स्थानीय लोग क्या होते हैं? यहाँ के पुजारी होते हैं। और जटाओं की पूजा इधर होती है, ठीक है। 5 केदार देखें, 3 रुद्रप्रयाग में। प्रथम केदार केदारनाथ, द्वितीय मदमहेश्वर नाथ और तृतीय तुंगनाथ। और चतुर्थ और पंचम यानी रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ कहाँ हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कौन सा जो है 5 केदारों में शामिल नहीं है? 5 के 5 हमने देखे, तुंगनाथ, बागनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर नाथ ऑप्शन गिवन है। तो बागनाथ हमने नहीं पढ़ा, तो बागनाथ जो है 5 केदार में नहीं है। तो बागनाथ क्या है? बागनाथ एक मंदिर है, कहाँ है? बागेश्वर में है, ठीक है। सरयू गोमती नदी के संगम पर स्थित है, शिव भगवान को ही डेडिकेटेड है। और यहाँ से एक बनता है ना कि 1602 में कौन होता है? 1602 में तो लक्ष्मी चंद, ठीक है। लक्ष्मी जो चंद शासक का होता है ना, लक्ष्मी चंद, ये क्या करता है? बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करता है, ठीक है। जीर्णोद्धार करता है 1602 में। कौन? लक्ष्मी चंद। याद रखोगे, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है सारे।
तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस शासक का नाम उल्लेखित है। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख हमसे पूछ रहा है कहाँ होगा गोपेश्वर, तो सीधी सी बात है चमोली में है। तो ठीक है, 2 हमें त्रिशूल लेख हमारे देखने को मिलते हैं, तो उसे देख लेते हैं पहले। तो 1 मिनट, गोपेश्वर त्रिशूल लेख की अगर आप बात करें तो ब्राह्मी लिपि में ये लिखा हुआ है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है। यार 1 मिनट, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में इसे लिखा गया है। और इसकी बात करें तो जो 6वीं सदी का है तो वो मिलता है किसका, गणपति नाग का। ठीक है, गणपति नाग का। और वहीं बात करें 12वीं सदी में किसका मिलता है, तो अशोक चल्ल का। किसका मिलता है, अशोक चल्ल का जो है हमें त्रिशूल अभिलेख मिलता है। ठीक है, त्रिशूल लेख मिलता है। तो हमसे पूछा है गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लेखित है, त्रिलोकचंद, थोहरचंद, ज्ञानचंद या फिर अशोक चल्ल। तो किसका हो जाएगा, अशोक चल्ल का जो है नाम अंकित है। और वहीं हमारा एक और त्रिशूल लेख हम पढ़ते हैं ना, कौन सा है, बाराहाट का। बाराहाट कहाँ हो जाएगा, बाराहाट तो उत्तरकाशी में है बाराहाट। और ऐसे ही गोपेश्वर आपको पता होना चाहिए कहाँ है, चमोली में है। गोपेश्वर कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, तो बात करें किसके, बाराहाट का जो त्रिशूल लेख है इसकी लिपि कौन सी है पूछता है काफ़ी, तो शंख लिपि में क्या है, इसे लिखा गया है किसको, बाराहाट का जो त्रिशूल लेख है। ठीक है, बाराहाट का त्रिशूल लेख कौन सी लिपि में है, तो शंख लिपि में हमारा है। और क्या हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, एक हमसे पूछता है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी कौन थी, एक राजकुमारी ईश्वरा, कौन है, राजकुमारी ईश्वरा एक है ना, तो इनका भी लेख हमें मिलता है। तो इनका लेख कहाँ से मिलता है, तो लाखा मंडल से जो है इनका लेख हमें मिलता है। और लाखा मंडल कहाँ है, जौनसार भाबर में स्थित है। ठीक है, लाखा मंडल जौनसार भाबर में स्थित हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे एक पूछे कि जो ज्ञानचंद है, ठीक है, कौन, गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद जो है इसके कौन कौन सा हमें देखने को मिलता है, इसका मिलता है हमें एक गोबासा ताम्रपत्र, गोबासा ताम्रपत्र इसका है। और एक है मझेड़ा ताम्रपत्र है। एक है कौन सा, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र। सभी किसके हो जाएंगे, तो गरुड़ ज्ञानचंद के हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट सॉरी, ठीक है, एक आपसे पूछता है ना कि फर्स्ट चंद शासक जिसने क्या करा था, जिसने अपने अभिलेख लिखवाए। ठीक है, अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराए, अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, तो वो कौन है, 1 मिनट, करवाए। ठीक है, तो किसने करवाए थे, अभय चंद ने। ठीक है, किसने कराया था, अभय चंद ने करवाया था अपना फर्स्ट अभिलेख उत्कीर्ण। और या इस तरीके से भी आपसे पूछ ले कि फर्स्ट चंद जिसकी सूचना स्वयं के अभिलेखों से हमें प्राप्त होती है, तो कौन हो जाएगा, अभय चंद की होती है। ठीक है, बाकी गरुड़ ज्ञानचंद का कौन कौन सा है, गोबासा है, ताम्रपत्र, मझेड़ा है, सेरा खरकोट है। राजकुमारी ईश्वरा का लेख कहाँ से मिलता है, लाखा मंडल से। 2 त्रिशूल लेख हमें मिलता है, एक गोपेश्वर से, एक बाराहाट से। गोपेश्वर वाले त्रिशूल लेख की जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है, और बाराहाट की जो लिपि है कौन सी है, शंख लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या पूछा है, छोपती नृत्य गीत हमसे पूछा है, परंपरा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो रवाई से संबंधित है, या फिर दारमा, चौंदास या काली कुमाऊं से संबंधित है। ठीक है, तो छोपती नृत्य जो है ना, ठीक है, छोपती नृत्य कैसा है, तो ये जो है एक प्रेम पर आधारित नृत्य है। ठीक है, प्रेम पर आधारित संवाद नृत्य। ठीक है, संवाद नृत्य है। ठीक हो गया। और बाकी बात करें ये कहाँ करा जाता है, इसका संबंध है रवाई जौनपुर से। और ठीक है, दारमा चौंदस तो घाटी हो जाएगी हमारी पिथौरागढ़ में। और काली कुमाऊं किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो चंपावत को कहा जाता है। ठीक है, बाकी और कुछ नृत्य हमारा देख ले। एक हमने देखा था हमारा सरो करा था ना कवर, सरो नृत्य आपसे बोले, या आपसे क्या बोले, पौड़ा जो कौन करती है अभी देखते हैं, और छोलिया। ठीक है, छोलिया। तो सरो जो नृत्य है वो होता है हमारा गढ़वाल क्षेत्र में। और वहीं पौड़ा की बात करें करती है हमारी भोटिया ट्राइब करती है। और छोलिया कहाँ होता है, तो कुमाऊं में होता है। ठीक है, छोलिया कहाँ का है, कुमाऊं का है। तो ये तीनों ही कैसे हैं, युद्ध नृत्य हमारे हैं। ठीक है, युद्ध नृत्य हैं। क्यों इन्हें युद्ध नृत्य कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है तलवार प्लस ढाल का क्या होता है, यूज़ करा जाता है, इसलिए इसे, और इन तीनों की शैली लगभग सेम है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, युद्ध नृत्य कहा जाता है। बाकी हमारा कुछ और देख लेते हैं ना, कुछ और नृत्य हमारा कर लेते हैं कवर। तो
एक इम्पोर्टेंट आपसे पूछता है हारुल की बात करें, हारुल नृत्य आपसे पूछे तो ये जो नृत्य है वो कहाँ करते होता है मेनली, तो जौनसारी जो हमारी ट्राइब है तो वो इसे करती है, जौनसारी ट्राइब द्वारा इसे करा जाता है। और ये जो नृत्य है वो किसको समर्पित है आपसे पूछे तो पांडवों को समर्पित एक नृत्य है, ठीक है। किसको समर्पित है? पांडवों को समर्पित है। और इसमें होता क्या है, तो जो स्त्री पुरुष है तो वो क्या करते हैं, अर्धचंद्रकार यानी ठीक है आधे गोले में गोला बना करके एक ग्रुप बना करके नाचते हैं। और एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ से पूछा गया था, उमरू या रमतुल्ला, उमरू या रमतुल्ला वाद्य यंत्र इसमें क्या होता है, यूज़ होता है, वाद्य यंत्र का इसमें यूज़ करा जाता है। वाद्य यंत्र अनिवार्य है और ये एक पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। बाकी हमारा एक देख लेते हैं गढ़वाल का ही, कौन सा, मंडाण, ठीक है, मंडाण नृत्य देख लेते हैं। मंडाण नृत्य की अगर अब हम बात करें तो ये कहाँ मेनली करा जाता है, जो टिहरी और उत्तरकाशी वाला इलाका है, उत्तर, ठीक है, टिहरी और उत्तरकाशी में इसे मेनली करा जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, केदार नृत्य इसे ही कहते हैं। अन्य नाम की बात करें तो केदार नृत्य इसका अन्य नाम है। और इसमें जो है एकाग्रता काफ़ी हमें चाहिए होती है, ठीक है, यानी ध्यान से सुनना देखना, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है कि एकाग्रता की इसमें क्या होता है, मुख्य विशेषता होती है, एकाग्रता मुख्य विशेषता है, इसकी विशेषता है। और इसे कभी भी जो है बंद कमरे में नहीं करा जाता है, हमेशा कहाँ करा जाएगा, एक खुले मैदान में इसे करा जाता है। कहाँ करते हैं, खुले मैदान में इसे किया जाता है। और चाली और भौर से जो है इसका अंत होता है, चाली या भौर, ठीक है, से इसका क्या करा जाता है, अंत करा जाता है, अंत इस नृत्य का होता है। और ये जो नृत्य है कितने तालों पे करा जाता है, तो 4 तालों पे इस नृत्य को करा जाता है। कितने तालों में, 4 तालों में इस नृत्य को करा जाता है। और ठीक है, 4 तालों में इस नृत्य को करा जाता है। और ये जो तालें हैं, ठीक है, ये जो ताल है वो क्या होती है, तो जो ढोल सागर है, ठीक है, ढोल सागर की तालों पर आधारित, ढोल सागर की तालों पर आधारित, ढोल सागर की तालों पर आधारित होती हैं। और 4 तालों में से करा जाता है, ठीक है, चाली भौर पे अंत होता है, एकाग्रता जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ से आप ढोल सागर से कुछ हमारा बन जाता है, क्या बनता है, ढोल सागर की आपसे बात करें तो इसके जो हैं हमारे ज्ञाता कौन है, ठीक है, ज्ञाता इसके कौन है आपसे पूछे तो उत्तम दास इसके क्या हैं, ज्ञाता हैं ढोल सागर के, उत्तम दास जी का नाम याद रखना। और वहीं एक ढोल सागर, ठीक है, यानी चलो मैं लिख ही लेती हूँ दोबारा, ढोल सागर आपसे पूछे या आपसे बोले नाद नंदिनी, या क्या बोले, नाद नंदिनी, दोनों पूछी हुई बुक्स है, ठीक है, PYQ है, तो याद इन्हें कर लेना आप लोग अच्छे से। एक मिनट बात करने से पहले, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये तो एक, ठीक है, ठीक हो गया, नाद नंदिनी, या आपसे क्या बोले, ढोल सागर बोले या नाद नंदिनी, ये दोनों ही बुक किसकी हैं, तो किसकी हो जाएंगी, हमारी केशव दास अनुरागी की बुक्स हैं, ठीक है, किसकी है, केशव दास अनुरागी की बुक्स हैं, अनुरागी जी की क्या है, किताब है, कौन सी, ढोल सागर और नाद नंदिनी। और वहीं आपसे बोले कि ढोल सागर के ज्ञाता कौन है, तो कौन है, उत्तम दास जी ढोल सागर के ज्ञाता है। ढोल सागर नाद नंदिनी बुक किसकी है, केशव दास अनुरागी की है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, किससे पूछ दिया है, वाद्य यंत्र से, ठीक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है बांसुरी की तरह बजाया जाता है, ऑप्शन हमें गिवन है मोचंग, रणसिंगा, अलगोजा या फिर बीड़ाई। खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है और काफ़ी बार ये हमने पहले भी इसे देख लिया ना, पहले भी पूछा हुआ था। तो अलगोजा, ठीक है, बांसुरी का ही अन्य नाम है अलगोजा, अलगोजा भी इसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, अलगोजा बजाया जाता है बांसुरी की तरह। बाकी यार वाद्य यंत्र देख रहे हो ना जो कर रहा है PYQ, तो कितने हमारे पूछ लिए हैं अभी तक का, इन्हें भी काफ़ी पूछ रहा है, तो फिर भी चलो देखते हैं इनको अच्छे से। तो मोचंग की अगर बात करें तो जो मोचंग है ये कैसा है, एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, किसके द्वारा मेनली बजाया जाता है, भेड़ पालकों द्वारा। और ये भी हमसे पूछा हुआ था, पालकों द्वारा, ठीक है, भेड़ पालकों द्वारा इसे बजाया जाता है। और ये भी हमने सॉल्व कराना, एक PYQ ही मोचंग भी है पूछा हुआ है। रणसिंगा की अगर बात करता है तो ये भी कैसा है, सुशिर है, पहले कहाँ बजाया जाता था, युद्ध में इसे बजाया जाता था, ठीक है, पहले युद्ध में इसको बजाया जाता था। और बात करें बिड़ाई की, तो बिड़ाई क्या है ना, लोहे का बना होता है, ठीक है, लोहे का बना एक है, यानी कि लोहे से बना है, तो कैसा हो जाएगा हमारा, धातु यंत्र हो जाएगा, धातु यंत्र एक है। और ये कैसे इसको बजाया जाता है, तो दांतों में रख करके इसको दांतों से दबाकर, ठीक है, दांतों से दबाकर जो है इसको बजाया जाता है। आगे को लिख लोगे ना, दांतों में दबा करके इसे बजाया जाता है इस तरीके से, ठीक है, दांतों में दबा करके क्या है, बीनाई को बजाया जाता है। और एक चलो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा, मसक बीन आपसे बोले, मसक बीन, तो
मसक बीन कहाँ का है? तो यूरोपियन मूल का है, यूरोप का है, ठीक है, यूरोपियन मूल का, और यूरोप में भी कहाँ? स्कॉटलैंड का, ठीक है, स्कॉटलैंड का ये वाद्य यंत्र है। और ये क्या होता है इसमें कि 5 जो है हमारी क्या होती है, मुरली होती है, 5 बांसुरी इसमें होती हैं, 5 बांसुरी जैसे इसमें यंत्र लगे होते हैं। और थैली नुमा क्या होता है, एक कपड़े का थैली नुमा टाइप का ये वाद्य यंत्र है हमारा, कपड़े का थैली नुमा है जिसमें क्या लगे होते हैं, 5 बांसुरी लगे होते हैं। एक शुशिर ही वाद्य यंत्र हमारा है, ठीक है, और स्कॉटलैंड का है। और बाकी इस तरीके से भी पूछता है कि पहले कौन जो है सेना में बजाया जाता था, पहले सेना में यूज़ इसको बजाया जाता था, सेना का जो बैंड होता है ना, सेना के बैंड में इसको क्या करा जाता था, बजाया जाता था मशक बीन को, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा कुछ और, बाकी कुछ रिवाइज कर ले। बताया था 4 टाइप के होते हैं। अगर आपसे बात करें कि घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र की बात करें किससे बने होते हैं, तो हमारे धातु से बने होते हैं, जैसे बिड़ाई हो गया, जो ऊपर देखा, थाली, कसेटी, घुंघरू, करताल, मंजीरा, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे घन के एग्जाम्पल है। एक होता है हमारा टाइप कौन सा, अवनद्ध वाद्य यंत्र का होता है, या इसे ही हम कहते हैं क्या, चर्म वाद्य भी इसे ही कहा जाता है, मतलब चमड़े से जो बने होंगे, ठीक है। जैसे ढोल दमाऊ होता है, डोर जो कि जागर में यूज़ हमारा होता है, हुड़का होता है, तबला हो गया, नगाड़ा हो गया, साइयाँ, धतीमा हो गया, ठीक है। एक फिर हमारा हो गया कौन सा, तत्वाद्य यंत्र एक होता है, यानी कि तार से जो निर्मित होता है। तार से कौन कौन से होते हैं, वीणा हो गया, जैसे गिटार, ठीक है, 2 तारा, 1 तारा, सारंगी, ये सभी किससे होते हैं, हमारे तार से बने होते हैं। एक हमारा होता है ना सुशिर, ठीक है, सुशिर के ही एग्जाम्पल हमने देखे थे ऊपर। तो यानी कि फूंक मार करके इसे, खोखली लकड़ी के द्वारा इसे बनाया जाता है, ठीक है, फूंक मार के इसे बजाया जाता है हवा के द्वारा। तो मोछंग हमने देखा सुशिर का ही हो जाएगा, अलगोजा, बांसुरी, रणसिंगा, भकोरा आपसे बोले, ठीक है, तुरही बोले, मसकबीन आपसे बोले तो, या मोछंग आपसे कहे तो, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे सुशिर वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल है। अच्छे से तैयार करना, क्योंकि देख रहे हो ना, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। तो यही आइडिया एक लगता है पीवाईक्यू से, ठीक है, कौन सा हमारे मेन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चीज़ें आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करिए। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव के पास स्थित है, हमसे कह रहा है। और वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री या फिर आदि बद्री, यानी ठीक है, बद्री हमें दे दिए हैं। तो हमें पता है सबसे पहले क्या, कि पंच बद्री होते हैं, पंच बद्रियों के बारे में हम पढ़ते हैं। और ठीक है, जो बद्रीनाथ है हमारा, ठीक है, बद्रीनाथ कहाँ है, चमोली में है। इसे क्या बोला जाता है, विशाल बद्री कहा जाता है, ठीक है, विशाल बद्री इसे कहा जाता है, बद्रीनाथ जी को, भगवान के मंदिर को, ठीक है। मुक्ति प्रदा आपसे कहे, योग सिद्धा कहे, बद्रीवन, ठीक है, बद्री का आश्रम, विशाल या फिर नर नारायण सम, ये सभी किसके नाम हैं, तो बद्रीनाथ के नाम है। और ये जो बद्रीनाथ है वो देश के 4 धामों में से एक है, देश के जो 4 धाम हैं उसमें से क्या है, एक है हमारा, क्या है, देश के 4 धामों में से एक है, ठीक है। और कौन है, बद्रीनाथ हमारा है। और इसकी अगर हाइट की आपसे बात करें, ऊंचाई किसकी कितनी हो जाएगी समुद्र तल से, तो 3133 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाकी किसके बीच ये स्थित है, तो एक है हमारा पर्वत कौन सा, नर, और एक है नारायण, ठीक है, एक है नर और एक है नारायण। नर को संज्ञा दी जाती है अर्जुन की, ठीक है, किसकी दी जाती है, अर्जुन की, और वहीं नारायण को दी जाती है विष्णु की, ठीक है। तो इस पर्वतों के मध्य क्या है, 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है हमारा बद्रीनाथ मंदिर, और अलकनंदा नदी के तट पर है, ठीक है, अलकनंदा जो रिवर है उसके तट पर है, नदी तट पर है। और क्या हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ के भी जो पुजारी होते हैं वो कहाँ के होते हैं, तो दक्षिण भारत के रावल लोग यहाँ के पुजारी होते हैं, ठीक है। मंदिर जो है उसको 3 भागों में बांटा है, सिंहद्वार, ठीक है, मंडल में, गर्भगृह, इस तरीके से। और मुख्य प्रतिमा, ठीक है, जो मुख्य प्रतिमा है किसकी, विष्णु भगवान की मुख्य प्रतिमा जो है, तो वो कैसी है, एक काले रंग की है, काले रंग की है मुख्य प्रतिमा। और क्या है, एक खंडित मुख्य प्रतिमा है, ठीक है, यानी कि खंडित है और काले रंग की है, ठीक है। बाकी एक नेक्स्ट ना हमारा ये बनता है कि जो बद्रीनाथ भगवान है, ठीक है, जो बद्रीनाथ भगवान की आरती किसने लिखी थी, आरती किसके द्वारा लिखी गई है, तो श्री धन सिंह बर्थवाल द्वारा, ठीक है, श्री धन सिंह बर्थवाल द्वारा क्या है, आरती लिखी गई है बद्रीनाथ की। और क्या हो जाएगा, और क्या देख सकते हैं हम यहाँ से, एक वो बनता है ना शायद यहाँ से कि 5 कुंड इस तरीके से, हाँ ये यहीं का है, ठीक है। 5 कुंड की बात करें तो जैसे तप्त है एक, और नारद एक होता है, त्रिकोण आपसे बोले, या आपसे क्या कहे, मानुषी, मानुषी कितने हो गए, 4। और एक होता है हमारा सत्यपथ कुंड, कौन सा, सत्यपथ कुंड। तो ये सभी कहाँ हैं, तो हमारे बद्रीनाथ के पास में है। और इसी तरीके से 5 हमारी क्या होता है, शिलाएं भी हमें यहाँ देखने को मिलती है, 5 शिलाएं भी हैं। तो 5 शिलाओं की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, एक तो है नरसिंह शिला एक कौन सी है, तो नरसिंह शिला एक है नारद है, ठीक है, एक है हमारी गरुड़ शिला है,
एक है हमारी वारा है, ठीक है, एक है कौन सी, मार्कंडे, एक है हमारी मार्कंडेय शिला भी है, ठीक है, ये सभी शिलाएं हैं। और बात करी जाए इसी तरीके से तीन गुफा देखने को मिलती है ना हमें यहाँ, तो गुफा की बात करें तो स्कंद गुफा हो जाएगी, गरुड़ गुफा एक है, और कौन सी है, राम गुफा हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। कुंड देखे, शिलाएँ देखी, गुफा देखी, एक और होता है हम, ठीक है, कुंड, शिला, गुफा, धारा, ठीक है। धाराओं की बात करें तो 5 धाराएं भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो कुर्मू एक होती है, इंदु धारा, उर्वशी धारा होती है, और भृगु धारा होती है, और कौन सी होती है, एक लास्ट प्रहलाद धारा, कौन सी, प्रहलाद धारा, ठीक है। तो ये सभी कहाँ है, हमारे बद्रीनाथ में है। बाकी बद्रीनाथ से रिलेटेड आपसे एक और बनता है क्या, कि कड़ाई उत्सव कहाँ है, कहाँ का है, तो बद्रीनाथ में मनाया जाता है क्या, हमारा कड़ाई उत्सव, ठीक है, याद रखोगे। ठीक हो गया, ठीक है, इतना ही रखते हैं इसे। बाकी हमारी और बद्रियों को भी देख लेते हैं, स्लाइड ले लेते हैं एक, ठीक है, ओके, ठीक है, स्लाइड ले ली। अब देखते हैं ना हमारे अन्य बद्रियों को भी देख लेते हैं, ठीक है। विशाल बद्री हमने किसे कहा, बद्रीनाथ को। बाकी फिर हमारी एक आती है वृहद बद्री, कौन सी, वृहद बद्री एक है। तो इसका पुराना नाम अगर हम बोले तो अनीमठ है, ठीक है, अनीमठ क्या हो जाएगा, पुराना नाम हो जाएगा। और कहाँ है, तो जोशीमठ के समीप है, जोशीमठ यानी चमोली में ही है, ठीक है, जोशीमठ के समीप है। और वृहद बद्री को ही हमारा क्या कहा जाता है, प्रथम बद्री इसे ही कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आदि गुरु शंकराचार्य होते हैं ना, तो वो भगवान बद्रीनाथ जी की प्रतिमा जो है सर्वप्रथम वृहद बद्री में ही स्थापित करते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं हम इसे प्रथम बद्री। और फिर एक हमारा आता है कौन सा, आदि बद्री आता है। आदि बद्री के बारे में आपसे बोले तो आदि बद्री कहाँ है, कर्णप्रयाग में है, ठीक है, कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग किस नदी के संगम पे होगा, तो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम, ठीक है। पिंडर की एक इंपोर्टेंट सहायक की बात करें, अटागाड़ है, ठीक है। बाकी आते हैं आदि बद्री में, तो ये क्या है, 16 मंदिरों का समूह है, 16 मंदिरों का क्या हो जाएगा, समूह है आदि बद्री, कर्णप्रयाग के पास है। और ठीक है, इतना ही है। फिर देखते हैं हमारा एक योग ध्यान बद्री एक है, योग ध्यान बद्री की अगर आपसे बात करें तो योग ध्यान बद्री कहाँ है, ये भी चमोली में है। और कहाँ स्थित है, हमारी पांडुकेश्वर, ठीक है, पांडुकेश्वर के समीप स्थित है। और फिर एक हमारी 4 होगी ना, फिर एक हमारी है कौन सी, भविष्य बद्री, एक है हमारी कौन सी, भविष्य बद्री। तो भविष्य बद्री के बारे में आप देखते हैं, तो भविष्य बद्री जो है ना, जोशीमठ के समीप एक स्थान है, कौन सा, सुबेन, कौन सा स्थान है, सुबेन किसके समीप है, जोशी मठ के समीप है एक स्थान, सुबेन स्थान है। तो यहीं पे स्थित है हमारी बद्री, भविष्य बद्री। और यहाँ क्या है, तो भगवान विष्णु की आधे आकृति की पूजा होती है, ठीक है, विष्णु के आधे आकृति की पूजा, आधे आकृति की पूजा होती है, आकृति की पूजा होती है। और क्यों ऐसा होता है, आधे की क्यों होती है, तो ये भी हम पढ़ते हैं ना, क्यों होती है, क्योंकि ये मानना है कि जब क्या होगा, घोर कलयुग आएगा तो जो बद्री विशाल है वो क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। और उनकी जो तब क्या होगी, मतलब वो लुप्त हो जाएंगे। तो यहाँ जो मूर्ति है कौन सी, भविष्य बद्री की जो आधी मूर्ति है वो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। फिर बद्री विशाल की जो है पूजा कहाँ करी जाएगी, भविष्य बद्री में ही आगे को करी जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ की आकृति क्या है, अभी भगवान विष्णु की क्या है, आधी ही है, ठीक हो गया। 5 बद्री देखिए, आप क्वेश्चन में आते हैं हमारे, क्या है, कौन सा बद्री, ठीक है, मंदिर जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने देखा क्या कि वृहद बद्री, तो ये कहाँ है, अनीमठ में है। और इसी का नाम, ओल्ड नाम भी क्या था हमारा, तो अनीमठ, ठीक है। अनीमठ आपसे पूछे पुराना नाम किसका है, तो वृहद बद्री का हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की प्रथा प्रचलित है। ऑप्शन ए गिवन है मौड़, फिर नंदा देवी, चैती या फिर जौलजीवी। तो कहाँ प्रचलित है, मौड़ मेले में प्रचलित है। और जो है मोस्टली इसे जौनसार रवाई वाला जो क्षेत्र है वहाँ इसे मनाया जाता है। चैती मेले की बात करें तो ये कहाँ लगता है, चैती मंदिर जो है या फिर बाला देवी सुंदरी का जो मंदिर है वहाँ इसका आयोजन करा जाता है। और बाला सुंदरी देवी को ही हम किस और नाम से जानते हैं, ज्वाला देवी भी इन्हीं कहते हैं, उज्जैनी देवी भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो चैती मेला भी इसे कहते हैं। और मंदिर के नाम पर ही बाला सुंदरी देवी मेला, बाला सुंदरी देवी मेला भी इसे ही कहा जाता है। कहाँ होता है, तो जो उधम सिंह नगर का काशीपुर वाला इलाका है, ठीक है, वहाँ इसे मनाया जाता है। और मतलब मोस्टली जो है इसमें कौन भाग लेते हैं, तो बोक्सा ट्राइब जो है इसमें भाग लेती है, ठीक है। जौलजेवी की बात करते हैं तो काली नदी और गोरी नदी के संगम पे इसे मनाया जाता है, इसका आयोजन होता है। और इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 1914 से इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा करी जाती है, तो गजेंद्र बहादुर द्वारा जो है इसकी शुरुआत करी जाती है, ठीक है, गजेंद्र बहादुर द्वारा। और ठीक है, फिर यहाँ से हम वो देख लेते हैं अपना क्या, नंदा देवी राजजात यात्रा, राजजात
यात्रा देख लेते हैं। तो ठीक है, पता है हमें क्या 12 वर्षों में जो है इसका आयोजन करा जाता है इस यात्रा का, और कहाँ होता है, तो चमोली जो है, चमोली में जो कासवा गांव है, ठीक है, नौटी के पास है कासवा गांव, और कासवा गांव से लेकर के होमकुंड तक का इस यात्रा का आयोजन करा जाता है। और ठीक है, बाकी बात करें कितने किलोमीटर की ये यात्रा है, तो 280 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। 19 से लेकर के 20 दिन में क्या होती है, ये यात्रा पूरी होती है। और इसका आयोजन किसके द्वारा करा जाता है, तो जो चाँदपुर गढ़ है, ठीक है, एक गढ़ है ना चाँदपुर गढ़, तो यहाँ के जो वंशज है, ठीक है, चाँदपुर गढ़ के जो वंशज है, वंशजों द्वारा इसका क्या करा जाता है, आयोजन करा जाता है। यहाँ के राजकुमारों द्वारा इसका आयोजन करा जाता है। बाकी ठीक है, कासवा गांव से होमकुंड तक का होता है। और मतलब इसमें होता क्या है, तो जैसे जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, वो नंदा देवी को पार्वती या फिर पार्वती माता समझ करके अपनी बेटी मान करके क्या करते हैं, उनकी विदाई करते हैं यहाँ से। तो इस यात्रा का आयोजन इसलिए करा जाता है। बाकी इस यात्रा में जो है हम कहे सबसे आगे कौन चलता है, तो 4 सींगों वाला मेढ़ा, ठीक है, 4 सींगों वाला मेढ़ा एक बकरा होता है, ठीक है। तो ये यात्रा के सबसे आगे से चलता है। और पीछे से एक क्या होता है, रिंगाल से निर्मित एक सुंदर छतौली भी लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है। क्या चलते हैं, छतौली लिख देते हैं सिर्फ, पीछे से छतौली लिए भी लोग चलते हैं, छतौली लिए चलते हैं, ठीक है। ये ऐसे पूछता है कि कौन कौन से मतलब इसमें शामिल है नंदा देवी जो यात्रा है इसमें, तो 4 सींग वाला मेढ़ा हो गया, छतौली होती है एक रिंगाल से निर्मित सुंदर। बाकी जो नंदा देवी का जो ससुराल वाला क्षेत्र है, ठीक है, ससुराल वाला क्षेत्र का अगर फर्स्ट पड़ाव की आपसे बात करें तो कौन सा है, कुलसारी हो जाएगा फर्स्ट पड़ाव ससुराल का। और वही बात करें कि कुमाऊं क्षेत्र के कहाँ से शामिल होते हैं, तो जो नंद केसरी स्थान है, ठीक है, तो नंद केसरी से क्या होते हैं, कुमाऊं के लोग भी हमारे शामिल होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो नंदा देवी राजा यात्रा है इसमें जो आता है हमारा कौन सा पड़ाव, बाढ़, ठीक है, जो बाढ़ पड़ाव के बाद कोई भी बस्ती नहीं आती है। और बाढ़ से ही क्या होता है, जो नंदा देवी का एक भारवाहक है, कौन, लाटू देवता, भारवाहक लाटू देवता, ये क्या होते हैं, यात्रा में शामिल होते हैं। कहाँ से, बाढ़ से शामिल होते हैं, शामिल यहाँ होते हैं, ठीक है। और बाकी जब ठीक है बेदनी कुंड जब यात्रा पहुँचती है तो वहाँ पे क्या होता है, देवी की पूजा करी जाती है, किससे, ब्रह्म कमल से इसकी पूजा करी जाती है। फिर एक इम्पोर्टेंट स्थान आता है पातर नचौड़ियाँ, कौन सा, पातर नचौड़ियाँ ये है। तो इससे आगे को क्या है, महिलाएं इस यात्रा में शामिल नहीं होती है। इस यात्रा से आगे इस यात्रा से आगे क्या है, महिलाएं जो है वो यात्रा में शामिल नहीं होती है। कहाँ से, पातर नचौड़ियाँ से आगे को शामिल नहीं होती है। और अंतिम पड़ाव कौन सा आता है हमारा, हमने देखा था अंतिम आता है हमारा होमकुंड, ठीक है, अंतिम कौन सा आता है, होमकुंड आता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से हैं। तो बाकी तो आपने इस यात्रा को पढ़ा होगा अच्छे से, ये कुछ नॉर्मल सा फैक्ट यहाँ से रहे जो बार बार पूछता है, ठीक हो गया। इसको भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसे करा है, मिलम है, पिंडर, संतोपत या फिर गंगोत्री। तो कौन सा है हिमनद सबसे बड़ा, गंगोत्री है। कहाँ है गंगोत्री, तो उत्तरकाशी में है, ठीक है। उत्तरकाशी के काफ़ी बार कराए हुए हैं, किस किस से मिलकर ये बना है, तो जैसे इसके अंदर रतनवन एक है ग्लेशियर, स्वच्छंद है, चतुरंगी आदि ग्लेशियरों से मिलकर के ये बना है कौन सा, गंगोत्री। और बात करें उत्तरकाशी की, उत्तरकाशी में और कौन कौन से हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर यही है, बंदरपूछ है, कीर्ति ग्लेशियर है, ठीक है, एक है कौन सा, डोरियानी ग्लेशियर यही है, और है स्वर्गारोहिणी एक ग्लेशियर है। और ठीक है, ये सभी कहाँ के हैं, उत्तरकाशी के हैं। बात करें पिंडर की, तो पिंडर कहाँ है, बागेश्वर में है, मोस्टली तो बागेश्वर में है, और थोड़ा बहुत मतलब इसका पार्ट चमोली में भी है, पिथौरागढ़ में भी है। और सेकंड बड़ा आपसे पूछे तो पिंडर ही है। लेकिन अगर आपसे बात करें कि कुमाऊं का, ठीक है, कुमाऊं का बड़ा कौन सा है, कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, मिलम हो जाएगा। मिलम कहाँ है, हमारा पिथौरागढ़ में है, ठीक है, मिलम कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। क्योंकि पिंडर तो सेकंड नंबर पे है, लेकिन ये तो आप देख सकते हो कि चमोली में भी फैला हुआ है, और पिथौरागढ़ बागेश्वर यानी कुमाऊं गढ़वाल दोनों में फैला हुआ है, तो हम इसे कुमाऊं का नहीं कह सकते ना बड़ा, तो इससे कुमाऊं का बड़ा कौन सा है, मिलम है। और वैसे मिलम थर्ड नंबर पर आएगा, और स्पेशली कुमाऊं का पूछेंगे तो मतलब फर्स्ट नंबर पर मिलम आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा गंगोत्री, सेकंड पिंडर, फिर मिलम हो जाएगा। और अगर हम देखें संतोपत को, संतोपत की बात करें, संतोपत, और एक यहाँ से ना आप लोग देख लो, क्या, संतोपंथ हो गया, और एक हो गया हमारा कौन सा, भागीरथी, भागीरथी ग्लेशियर। भागीरथी नदी के बारे में हम जानते हैं उत्तरकाशी से वो आती है, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है। भागीरथी ग्लेशियर की अगर बात होगी तो कहाँ हो जाएगा, चमोली में, ठीक है। दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको अलग से लिखा रही हूँ, याद करना। भागीरथी ग्लेशियर कहाँ है, तो हमारा चमोली में है, ठीक है। बाकी
और क्या देख सकते हैं, हिमनद को ही हम क्या बोलते हैं, बमक या हिमानिया बोलते हैं, और ये तो सब बताया हुआ है ना पहले। तो ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन ही वो एक है, अच्छे से उसको करिए आप लोग। बाकी तीसरा है, मतलब लास्ट हमारा आज का है 30वां। तो निम्न में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की जो है मात्रा सर्वाधिक होती है? अल्मोड़ा में, पौड़ी, नैनीताल या फिर बागेश्वर। तो कहाँ मैक्सिमम वर्षा होती है, इन चारों में से हमें बताना है। तो इन चारों में से तो मैक्सिमम कहाँ होती है? नैनीताल में होती है। और वैसे आपसे मैक्सिमम पूछे तो देखो, अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, नरेंद्र नगर टिहरी में होती है। और कितनी यहाँ होती है? तो 318.0 सेंटीमीटर की होती है। और बात करें एक होती है राजपुर में, राजपुर कहाँ हो जाता है? हमारा दून में। तो यहाँ जो है ना कितनी होती है? 318.5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। बट पता नहीं नरेंद्र नगर इसे कहते हैं ज़्यादा के लिए। अब देखो दोनों आपको बता दिए हैं, वैसे तो राजपुर राइट होगा सबसे ज़्यादा। और फिर हम देख लेते हैं, आपसे पूछे गढ़वाल का चेरापूंजी, गढ़वाल का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? चेरापूंजी क्या है? जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ना, कहाँ है? मेघालय में। तो ठीक है, जो हमारी कौन सी है, मंडल घाटी एक है, तो इसे कहते हैं गढ़वाल का चेरापूंजी। कहाँ है मंडल घाटी? तो चमोली में हो जाएगा, ठीक है, चमोली गोपेश्वर में ये स्थित है। और बात करें कुमाऊँ का, किसे कहते हैं? कुमाऊँ का चेरापूंजी किसे कहेंगे? तो सूखी ढांग किसे कहते हैं? सूखी ढांग एक जगह है, कहाँ है? लोहा घाट चंपावत, लोहा घाट चंपावत में स्थित है, इसे कहते हैं कुमाऊँ का चेरापूंजी। और ठीक है, एवरेज वर्षा कितनी होती है? वर्षा की बात करें यूके में कितनी, मतलब उत्तराखंड में एवरेज वर्षा कितनी होती है? तो 150 से 200 सेंटीमीटर तक का होती है। और मैक्सिमम हमें कहाँ देखने को मिलती है वर्षा? सर्वाधिक कहाँ होती है? तो शिवालिक में होती है, ठीक है। शिवालिक वाला जो क्षेत्र आता है हमारा, कितनी होती है? तो 200 से 250 सेंटीमीटर तक का होती है। और मिनिमम कहाँ होती है? ठीक है, सबसे कम कहाँ होती है? तो जो ग्रेटर हिमालय वाला रीजन है ना, ग्रेटर हिमालय के ऊपर यानी उत्तर में क्या होता है, बर्फ ही से वो एरिया मोस्टली ढका रहता है, तो इसलिए क्या होता है, उन क्षेत्रों में काफ़ी कम वर्षा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा? तो शिवालिक में हमारी होती है। और ना हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम वो कर लेते हैं, चलो ऋतु विभाजन अपना देख लेते हैं। ऋतु विभाजन की अगर बात करें तो कितने तरीके से है उत्तराखंड में? तो 3 तरीके से है। और चौथा एक बसंत ऋतु यहाँ नहीं देखने को मिलता है। 3 की बात करेंगे तो एक आता है हमारा ग्रीष्म ऋतु, एक फिर हमारा है वर्षा ऋतु, और एक कौन सा है हमारा? शीत ऋतु, ठीक है। और यहाँ से क्या हम पढ़ते हैं कि स्थानीय भाषा में अगर बोले ग्रीष्म को क्या कहते हैं? तो रूढ़ी कहते हैं, रूढ़ी, या फिर क्या कहते हैं? खरसाव, किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु को। और वहीं किसे? वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चौमासा इसे कहते हैं। और क्या कहते हैं? बस गयाल, बस गयाल कहते हैं, ठीक है। और शीत ऋतु को क्या कहते हैं? यूंद कहते हैं, यूंद, यून बोलते हैं हमारे वहाँ, तो यूंद हो गया। और क्या होता है? शीतकला, ठीक है, ये किसे कहते हैं? शीत ऋतु को कहते हैं। बाकी ग्रीष्म ऋतु से हम एक क्या पढ़ते हैं, एक ऐसा शब्द गिवन है ना, ओडाल, क्या होता है? ओडाल किसे कहते हैं? तूफान को। ये आप लोग याद करो, शब्दावली में आपसे पूछ सकता है। तो होता क्या है कि यानी गर्मी होगी, तो जिस इलाके में मैक्सिमम गर्मी होगी वहाँ की जो हवाएं हैं वो उठने लगेंगी ऊपर को, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, उस रीजन में जो है वहाँ का दाब प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, तो उस क्षेत्र में अगल बगल से हवाएं आएंगी उस जगह को फिल करने के लिए, जिस कारण क्या होगा, एक तूफान वहाँ आएगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं अपनी स्थानीय लैंग्वेज में? ओडाल कहते हैं, ठीक है। निम्न क्षेत्रों में जो तीव्र गति के कारण जो तूफान आता है उसे ही ओडाल कहते हैं। और ये देख लिया। बाकी चौमासा, बसग्याल वर्षा को कहते हैं। अगर मैक्सिमम वर्षा आपसे बोले कहाँ से होती है उत्तराखंड में, तो जो बे ऑफ बंगाल से हमारा क्या आता है? मॉनसून आता है, तो इसके कारण क्या होती है, उत्तराखंड में मैक्सिमम वर्षा हमें देखने को मिलती है। और ठीक है, शीत में हम एक वर्ड पढ़ते हैं घामतापी, घामतापी, ठीक है, बुक्स में गिवन है ना घामतापी। तो ये क्या होता है, तो जैसे जो पशु लोग होते हैं तो वो क्या होते हैं, बुग्यालों में गए होते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए, लेकिन ठंडों में वो तराई भापर वाले इलाकों में आ जाते हैं, तो इसी को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? घामतापी कहते हैं, ठीक है। और बात करें सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो जनवरी है, जनवरी सबसे ठंडा महीना हो जाएगा। और सबसे अगर गर्म की बात करें तो कौन सा है? जून क्या है? सबसे गर्म महीना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, इतना ही है ऋतु में तो वैसे। तो ठीक हो गया हमारा लेक्चर आज का ख़त्म। तो मेरा आ गया है थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच जो भी लास्ट तक बने रहे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हमने करे, तो भले ही 10 करे, नंबर्स कम था, लेकिन काफ़ी अच्छे से ऑप्शंस को हमने देखा और उनका रिवीजन अच्छे से करा, ठीक है। अच्छा आपको लगा होगा, मेरा ऐसा मानना है। कुछ कमी आपको लगती है तो आप लोग कॉमेंट्स करिए, ठीक है। जो भी आपको सुधार वगैरह चाहिए, कुछ गलती हो जाती है मुझसे तो वो भी आप लोग कॉमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। बाकी उसके लिए मुझे पहले ही आप लोग माफ़ कर देना। और ठीक है, इसी तरीके से
आप चैनल से बने रहे, अपना प्यार दे इस सीरीज़ को बहुत। और पार्ट 3 इसका कल आएगा, उसमें भी कुछ बचे क्वेश्चंस हैं हमारे, लगभग 11-12 समथिंग ऐसे ही हैं, तो उनको कल के लेक्चर में हम देखेंगे अच्छे से। और फिर मिलेंगे उसके बाद कल। और चैनल के साथ बने रहो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, ठीक है। और जो भी है मतलब आप लोग अपना, आपको जो भी है डाउट वगैरह है, कुछ कहना है, ये समथिंग जो भी है, तो कमेंट्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।